आप सभी को नमस्कार। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ये टॉपिक बच्चों को थोड़ा परेशान भी करता है और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, वहां भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत इजी वे में समझाया है, और इसमें हर एक पॉइंट, वो सारे पॉइंट डिस्कस किए मैंने जो नीट में और जेईई में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक देखें, आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो पोर्शन भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आओ इस टॉपिक को हम एक बार स्टार्ट करते हैं। तो देखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है ना। एब्जॉर्प्शन और इमिशन दो टाइप के मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताए थे। इसकी पूरी डिटेल्स यदि आपको जाननी है तो मेरा लास्ट वीडियो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम का जरूर देखें। एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी पॉइंट्स मैंने उसमें एक्सप्लेन किए, आपको जरूर समझ आएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि एक्साइटेड सैंपल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट में है और ये इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करता है, रिलीज कर देता है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है रेडिएशन के फॉर्म में। मैं आपको एक बात बता देता हूं, सारे बच्चों को ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी को रिलीज करता है वो हमेशा रेडिएशन के फॉर्म में होती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप पढ़ते हो ना थर्मोडायनेमिक्स या कई सारे चैप्टर होती है, उसमें एनर्जी को हीट के फॉर्म में पढ़ते हैं या एनर्जी के और भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं, वैसे इस चैप्टर में एनर्जी जो है वो अपन पढ़ते हैं रेडिएशन के टर्म्स में। ठीक है ना, तो रेडिएशन कितने टाइप की होती है वगैरह वो भी मैं सारी बातें करूंगा। फिलहाल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि इस सेल की एनर्जी है 1000, ठीक है, और इस सेल की जो एनर्जी है वो है 100। ये अपन डेटा मान रहे हैं ना, ये रियल एनर्जी नहीं है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो अभी 1000 जूल की एनर्जी वाली सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी इस सेल को छोड़ के 100 जूल वाली में आएगा तो अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना 900 जूल, इस 900 जूल को ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के टर्म में ये एनर्जी को क्या कर देगा, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी को किस टर्म में, किस फॉर्म में रिलीज करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी है, ये सारी चीजें प्लैंक ने बताई थी। प्लैंक ने क्या बताया कि रेडिएंट जो एनर्जी है ये इमिट होगी। इमिट कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। एब्जॉर्ब कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये जो भी एनर्जी इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, ये डिस्क्रीट यूनिट ऑफ क्या होता है, डिस्क्रीट यूनिट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। मतलब ये जो एनर्जी का डिस्क्रीट फॉर्म होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। मतलब यहां पर रिलीज होने वाली जो रेडिएशन होती है, वो जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन। फोटोन जो है वो क्या होता है, एनर्जी पार्टिकल्स। तो वैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, फोटोन कई तरह के होते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से ट्रिक भी बताई थी कि CYX6UV इन माई रेस्टोरेंट या इन माई रूम, ये सारे क्या होते हैं, EMW के फोटोन्स। तो फोटोन कॉस्मिक वेव होती है, गामा वेव होती है, एक्स वेव होती है, ये सारी रेडिएशन जिस पार्टिकल से मिलकर बनती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। मतलब ये सारी रेडिएशन स्मॉलर जो एनर्जी पार्टिकल से मिलकर बनती है उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन। और ये फोटोन क्या होता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है। मतलब हर एक रेडिएशन का जो एनर्जी पार्टिकल होता है उसकी अलग अलग एनर्जी होती है। हर एक पार्टिकल की अपनी की स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। उस एनर्जी से अपन पहचानते हैं कि ये फोटोन जो है वो किस रेडिएशन का है। मतलब उस फोटोन की यदि एनर्जी ज्यादा आ रही है, इन सारी रेडिएशन की अपनी एक एनर्जी की क्या होती है, एक रेंज होती है। ठीक है ना, तो वैसे ही विजिबल जो रेडिएशन होती है, इस विजिबल रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है उसकी रेंज होती है ऑलमोस्ट 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। ठीक है, या कई बार न्यूमेरिकल या अलग अलग बुक्स में 380 की जगह 300 नैनोमीटर भी मिलता है आपको। ये सारे डेटा जो मैं आपको नैनोमीटर में बता रहा हूं। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा रहता है, मैं एक स्टैंडर्ड डेटा आपको बता रहा हूं। 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर जो है ये विजिबल लाइट की क्या होती है, रेंज। वैसे ही अल्ट्रावायलेट की रेंज क्या होती है, 100 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर। ठीक है, आपको कम से कम यूवी अल्ट्रावायलेट की ध्यान रखना है, विजिबल की ध्यान रखना है और इंफ्रारेड की ध्यान रखना है। ठीक है, तो विजिबल की क्या होती है 380 से 780 और अल्ट्रावायलेट की क्या होती है 100 से 380 और ये इंफ्रारेड की जो होती है वो होती है 780 से लेके 10 की पावर 3 नैनोमीटर की रेंज। जब 10 की पावर 3 से ज्यादा वैल्यू आ जाती है, लाइक 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, तो वो क्या आती है बेटा, आपकी माइक्रोवेव और रेडियो वेव की रेंज में आती है। तो आपको 100 से लेके 380, 380 से 780 और 780 से ये 10 की पावर 3 नैनोमीटर की रेंज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी से अपन जो है ये वेवलेंथ से अपन क्या निकालते हैं, एनर्जी। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये जो आपको रेंज मिलती है 100 से लेके 380 है ना, इसको याद रखने के हिसाब से मैं काम करता हूँ, 380 को सीधा 400 लिख देता हूँ, या कई बुक्स में जैसे 300 भी रहता है, तो आप एक रेंज मान लो 380 जो है वो एनसीईआरटी की वैल्यू को फॉलो करते हैं अपन, ठीक है। 100 से 400, 400 से क्या हो जाएगा आपका 800, और 800 से क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर 3। ये आप डेटा ध्यान रखना, बहुत ईजी है। 100 से लेके 400 नैनोमीटर, 400 से लेके 800 नैनोमीटर, और 800 से लेके 1000 नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ की जो वैल्यू है ये होती है आपकी 100 से 400 होती है अल्ट्रावायलेट, 400 से लेके 800 होती है आपकी विजिबल, और 800 से लेके 10 की पावर जो 3 होती है नैनोमीटर, ये होती है आपकी इंफ्रारेड, ठीक है। और वैसे ही आपको एक वैल्यू और ध्यान रखना है, जब लेस देन 1 नैनोमीटर होता है तो ये होती है कॉस्मिक। ये क्या होती है? कॉस्मिक। ये जो मैंने सारी वैल्यूज बताई है, ये वैल्यू बताई मैंने वेवलेंथ की, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो एक बार आओ अपन इस चीज को समझते हैं कि प्लैंक ने क्या बताया था, इसके बाद में इस लेमड़ा को जो है अप्लाई करके बताता हूं, ताकि आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिले, है ना, ताकि ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो प्लैंक ने ये बताया कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एब्जॉर्ब हो रही है, वो फोटोन्स के फॉर्म में होती है, और फोटोन्स क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो एनर्जी होती है फोटोन की, ये क्या होता है? ये आपकी फ्रीक्वेंसी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यदि यहाँ पे अपन प्रोपोर्शनल को ओपन करेंगे, प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट लिखूंगा, तो यहां पर इन्होंने कांस्टेंट यूज में लिया था h, और h को अपन क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो h का नाम है, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड ना। ये h की वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। आगे देखना, तीन वैल्यू जो है बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ये क्वांटम, क्वांटा, क्वांटाइजेशन। इन तीनों चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको हर छोटी से छोटी चीज पता चले। तो क्वांटम, इस फोटोन के जो फोटोन है ना, ये सबसे बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और पैकेट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व इन एन इंटरेक्शन। जो सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटम। क्वांटा क्या होता है? जो मल्टीपल फोटोन्स होते हैं, या मल्टीपल जो डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं या यूनिट्स होती है मल्टीपल, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्वांटा का मतलब मल्टीपल फोटॉन्स। और क्वांटाइजेशन जो है वो प्रॉपर्टी का नाम है। क्वांटाइजेशन इज द आइडिया दैट प्रॉपर्टीज आर नॉट कंटिन्यूअस, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म को क्या बोला? डिसकंटिन्यूअस। तो क्वांटाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? इज आइडिया दैट प्रॉपर्टीज आर नॉट कंटिन्यूअस बट कम इन स्पेसिफिक इनडिविजिबल अमाउंट्स। मतलब क्वांटाइजेशन जो होता है वो क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ फोटॉन्स बताता है, जो कि क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, और वो स्पेसिफिक नेचर का होता है, ठीक है ना। अब मैं यहां से आपका एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे आपको मैं एक बात बताई थी, अभी एग्जांपल लिया था 1000 जूल, और ये क्या है? 100 जूल। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये रिलीज होने वाली एनर्जी क्या होती है? फोटोन की एनर्जी, है ना। तो फोटोन की एनर्जी जो है वो कितनी आ रही है? 900 जूल। तो आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, बहुत कम चीजें ये बच्चों को आइडिया रहती है। एनर्जी ऑफ जो फोटोन होता है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एच न्यू, और या फिर क्या होता है? एच सी अपॉन लेमड़ा। ये तो हो गया फोटोन की एनर्जी। लेकिन यदि बात करें अपन ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1000 जूल, 100 जूल, यहां से यदि आपको फोटोन की एनर्जी को रिलेट करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से फोटोन की एनर्जी निकालनी हो, तो फिर अपन क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? N2 सेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जैसे कितनी है? 1000, और N1 सेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है? En1। इन दोनों की जो एनर्जी गैप है, ये 100 और ये 1000, इसी का जो गैप होता है वो क्या हो जाएगा? फोटोन की एनर्जी। तो अपन फोटोन की एनर्जी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, En2 माइनस En1। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, ये En2 जो है ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है N2 सेल में, और En1 जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है N1 सेल में। मतलब ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है फोटोन की एनर्जी। तो किस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फोटोन की एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं? जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है ना, फोटोन की फ्रीक्वेंसी दिया है तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे E बराबर एच न्यू। फोटोन की वेवलेंथ दिया है तो सीधा लगा देंगे फॉर्मूला E बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और फोटोन के बारे में जब आपको इंफॉर्मेशन पूछे, तो ये रिलेशनशिप आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हर बेसिक्स हम क्लियर करेंगे। तो आखिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रहा है, पूछ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको रहा है, दे फोटोन के बारे में रहा है, या उल्टा आपको इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देके फोटोन की इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो आपको इस प्रकार का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। En2 सेकंड सेल में मतलब N2 सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस En1 मतलब N1 सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो आखिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फोटोन की एनर्जी से कैसे रिलेट करते हैं अपन? एक बार मैं आपको फिर से साइड में एक रिलेट कर देता हूं कि यदि फोटोन की एनर्जी होती है तब तो अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एच न्यू, या फिर क्या लगा देंगे? एच सी अपॉन लेमड़ा। ये है फोटोन के लिए। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है, ई नॉट, और ये आगे माइनस इनटू क्या आएगा? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये फॉर्मूला फोटोन की एनर्जी। लेकिन बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, पूछ रहा है फोटोन के लिए, तब अपन फोटोन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? ई फोटोन बराबर क्या आ जाएगा? जिस सेल से आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी, और जिस सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी एनर्जी का गैप। तो यहां से जो फोटोन की एनर्जी आती है वो क्या आ जाएगी? मैं यहां पे इसको सोल्व कर देता हूं। ये आ जाएगा माइनस
ई नॉट इंटू क्या आएगा आपका जेड स्क्वायर डिवाइड बाई N2 स्क्वायर, ये हो जाएगा En2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी N2 सेल में, और ये क्या हो जाएगा ई नॉट इंटू क्या आएगा आपका जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका फोटोन की एनर्जी है ना, फोटोन की एनर्जी जिसको अपन ने क्या बोला En2 माइनस En1, जैसे अपन इसको माना था ना 1000 और इसको कितना माना था 100, तो दोनों का जो गैप आया था वही तो क्या था फोटोन की एनर्जी, तो अपन ने इसको टेक्निकल टर्म के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं ये डेटा हटा देता हूँ, ये तो हमने सिर्फ एक इमेजनरी डेटा को यूज लिया था। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला डिराइव होने जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा माइनस माइनस प्लस है, तो क्या हो जाएगा ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो फोटोन की जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एच सी अपॉन लेमडा, या फिर क्या होता है एच न्यू, होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई नॉट इंटू क्या आएगा आपका जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो 1 अपॉन लेमडा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा ई नॉट अपॉन एच सी इंटू क्या आएगा आपका जेड स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लेमडा, और ये सारी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, इसकी जगह अपन एक वैल्यू लिखेंगे रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है R, इसकी वैल्यू होती है आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है 10 की पावर 7 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ये आपको रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान रखना है, रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10 की पावर 7, ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, इससे आपके क्वेश्चन बहुत इजी वे में सोल्व होंगे। आगे क्या लिख दूंगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो आप मेरी बात वापस दिमाग में लेना, N1 और N2 क्या है, ये आपका वो सेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि लेमडा किसका है, ये लेमडा है आपका फोटोन का, ये लेमडा किसका है आपका फोटोन का। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, फोटोन का वेवलेंथ पूछे तब तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस क्या लग जाएगा 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो ये तो है आपके फोटोन के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ पूछे तो, यदि इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ पूछे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ अगर आपको पूछे तो उस कंडीशन में हम लगाएंगे H अपॉन P, और ये फॉर्मूला बताया था ब्रोगली ने, किसने, ये फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोटोन की वेवलेंथ पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछे तो आपको H अपॉन P, और ये किसने बताया था ब्रोगली ने, है ना, ब्रोगली का फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लेना। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, बात कर रहे हैं अपन फोटोन की। तो अब हम बात करते हैं, ये जो अपन ने एक इमेजिनरी डेटा माना था, ऊपर डायग्राम में देखो 1000 जूल और 100 जूल। चलो इस इमेजिनरी डेटा को भी सोल्व करके देखते हैं कि ये अगर एनर्जी का डेटा है तो इस एनर्जी के अकॉर्डिंग जो निकलने वाले फोटोन होगा वो इन रेडिएशन में से कौन सी नेचर का होगा, और चेक करते हैं ना। तो अभी मैंने क्या बताया, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस 100, मतलब 1000 में था 100 में आ गया, तो निकलने वाली एनर्जी कितनी होगी 900। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 और माइनस क्या हो जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 900, ठीक है। तो 900 को आप रिलेट कर दो एच सी अपॉन लेमडा से, एच सी अपॉन लेमडा। तो यहां से लेमडा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एच सी, और ये कितना हो जाएगा आपका 900। अब एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8, और डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 900, ठीक है। यदि अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा 300, यह आ जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2 को आप इग्नोर करो, तो यह आ जाएगा 10 की पावर माइनस 34, और यह आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 और 10 की पावर 8। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 10 की पावर माइनस 28 मीटर बोल दो, या फिर आप ये बोल दो 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, या फिर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 19, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा नैनोमीटर। तो अभी मैंने आपको बताई थी कि 1 नैनोमीटर से यदि छोटी वेवलेंथ आती है तो हम उसको बोलेंगे कॉस्मिक। बस ये ध्यान रखना है कि जो निकलने वाली रेडिएशन है ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो फिलहाल अपन ने डेटा माना 1000 से इलेक्ट्रॉन 100 जूल में आएगा, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जो है ये फोटोन आएगा आपका कॉस्मिक नेचर का। आप इस वेवलेंथ की रेंज से पता कर सकते हो कि कौन सी रेंज का होगा, तो कॉस्मिक रेंज का ये आपका वेवलेंथ आ रहा है। वैसे ही हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, ये वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए, और मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया भी है 100, 400, 400 टू 800, 800 टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर में ये सारे डेटा। और यदि लेस देन 1 नैनोमीटर है तो ये क्या हो जाएगा कॉस्मिक, और 10 की पावर 6 नैनोमीटर से ज्यादा है तो ये इसको अपन क्या बोल देंगे रेडियो वेव। आओ अब अपन आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब अपन चलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस पर। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि अब तो ये सब प्लैंक्स की थ्योरी देखने के बाद अब अपन मूव करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर, ठीक है। अब जैसे कोई भी एक हाइड्रोजन का एक एटम है, उसमें हमेशा आपको कुछ बेसिक टर्म्स ध्यान रखने, जैसे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल,
फिफ्थ सेल और ये है सिक्स्थ सेल, नंबर ऑफ सेल। और सामने इन सेल का नाम लिखा है कि फर्स्ट सेल को अपन क्या बोलते हैं, लाइमन, सेकंड सेल को बोलते हैं बामर, थर्ड सेल को क्या बोलते हैं, पाश्चन, फोर्थ सेल को बोलते हैं ब्रैकेट, फिफ्थ सेल को बोलते हैं फंड और सिक्स्थ सेल को बोलते हैं हम्फ्री। इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको कि जैसे लेमन, लेमन जमीन पे क्या होता है, जमीन मतलब सबसे जो आपका ग्राउंड स्टेट है, जमीन मतलब सबसे बेस पर, सबसे नीचे जमीन पर क्या होता है, लेमन, नींबू। लेमन, लेमन कहाँ है, फर्स्ट पे। और वैसे ये क्या है, परी, हम परी, परी पापा की परी, हम परी, परी कहां पर है, देखो परी है 6 नंबर पर, सबसे टॉप पर कौन है, परी, सबसे टॉप पर है परी और सबसे बेस पर क्या है, लेमन। ये ध्यान रखना आपको, बी से बाई, बाई मतलब 2 और बी से बामर, है ना। वैसे ही आपको ध्यान रखना है 3 और 3 में है पाश्चीन, है ना, 3 पाश्चीन, 3 पाश्चीन। 4 को अपन क्या बनाते हैं, जैसे ये अपन 4 लिखते हैं रोमन में ऐसे, है ना, तो अपन इसको क्या बनाते हैं, ब्रैकेट। तो 4 को अपन क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। एफ से 5 और एफ से फंड, एफ से 5 एफ से फंड। और 6 नंबर पे क्या है, परी, आसमान की परी, पापा की परी, हम परी। तो 6 नंबर पे बोलेंगे परी, जमीन पर फर्स्ट नंबर पे क्या है, लेमन, बी से बाई, बी से बामर, 3 पाश्चीन, 4 को बोलेंगे ब्रैकेट, 5 को बोलेंगे फंड, ठीक है। अब यहां पर ये आपको सीरीज का नाम जो है वो ध्यान रखना है, फर्स्ट को लाइमन, सेकंड को बामर, थर्ड को पाश्चीन, फोर्थ को बोलेंगे ब्रैकेट, एफ को बोलेंगे फुंड, फिफ्थ को और सिक्स्थ को बोलेंगे हम्फ्री। सबसे पहले आपको ये बेसिक टर्म्स जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने हायर एनर्जी स्टेट, किसी भी एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन को मस्ट कंपल्सरी उसको फर्स्ट सेल में ही आना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेल में जब आएगा तो उसका अपन बोलेंगे लाइमन सीरीज। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को मान लो फिफ्थ सेल में है और फिफ्थ सेल से वो आपका फर्स्ट सेल में आ रहा है, इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहां पर पास में लिख भी देता हूं कि लाइमन सीरीज का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, फर्स्ट सेल में, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, लाइमन। वैसे ही इलेक्ट्रॉन रेंडमली जैसे कोई भी हायर एनर्जी स्टेट मान लो, जैसे फोर्थ सेल, और फोर्थ सेल से यदि आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकंड सीरीज में, सेकंड सेल में, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे बामर सीरीज। क्या बोलेंगे, N2 क्या है, हायर एनर्जी स्टेट, वो कोई भी सेल हो सकती है। ये ध्यान रखना, हायर एनर्जी स्टेट हमेशा ऊपर वाली सेल होगी, 3 4 5। कई बच्चों को डाउट आता है, सही है अपन नीचे वाली सेल क्यों नहीं लेते हैं। नीचे वाली सेल जो है, यदि नीचे वाली सेल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में आएगा, तो फिर वो इमिशन नहीं होगा, वो एब्जॉर्प्शन में आएगा। जबकि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रम को क्या करता है, फॉलो करता है। इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल होता है हाइड्रोजन, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है। अब पाश्चीन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट से यदि थर्ड सेल में आता है, 3 में आता है, 3 में आता है, तो इसको बोलते हैं पाश्चीन। वैसे ही ब्रैकेट किसको बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी मतलब 5 6 इन सेल से यदि आपका फोर्थ सेल में आता है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। और फंड किसको बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल में आता है तो। और हम्फ्री किसको बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन और ऊपर से आता है 7th 8th सेल से और ये आता है आपका 6th सेल में, इसको बोलेंगे हम्फ्री, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब इन बेसिक टर्म्स को क्लियर करने के बाद मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करता हूं। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन और डेल्टा लाइन। वैसे आगे और भी कई सारी लाइंस होती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, और भी कई सारी लाइंस होती है, लेकिन फिलहाल हम वही चीजें कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। तो मैं आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने के लिए नहीं कहूंगा कि ये सारी चीज आपको रटने की जरूरत है, बस आप मेरी छोटी सी बात ध्यान रखना। अल्फा का मतलब होता है पहला पड़ोसी, बीटा का मतलब होता है दूसरा पड़ोसी, गामा का मतलब होता है तीसरा पड़ोसी और डेल्टा का मतलब होता है चौथा पड़ोसी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बेंच है और इस बेंच पे 4 गर्ल्स बैठी हुई, ठीक है। एक का नाम है माही, दूसरे का नाम है चारू, तीसरे का नाम है निशा और चौथे का नाम है अमीशा। ये अपन एग्जांपल लिया है, माही, चारू, निशा और ये है अमीशा, ठीक है। अब इस माही का रेस्पेक्ट में यदि अपन बात करें तो माही की जो पहली नेबर है, पहली पड़ोसी है, इसको अपन क्या बोलेंगे, माही के रेस्पेक्ट में अल्फा। अल्फा मतलब फर्स्ट नेबर। वैसे ही बीटा क्या हो जाएगा, बीटा जो है वो है आपका सेकंड नेबर, है ना। बीटा अपन किसको बोलते हैं, सेकंड नेबर को, सेकंड पड़ोसी। आपका जो भी इस पड़ोस में जो रहता है, जो पहला पड़ोसी है वो है अल्फा, अल्फा अल्फा फा फा फा, है ना, अल्फा। वैसे ही सेकंड नेबर को क्या बोलेंगे, बीटा। और थर्ड नेबर को क्या बोलेंगे, गामा। क्या बोलेंगे, कौन सी माँ, गामा। गामा को क्या बोलेंगे, थर्ड नेबर, ठीक है। जैसे हम अब आगे की कड़ी में देखते हैं, जैसे ये लाइमन सीरीज का हमें बनानी है अल्फा लाइन, है ना। तो ये अल्फा, बीटा, गामा जो है ना, आप इन वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है। अल्फा मतलब पहला पड़ोसी, है ना। जैसे किसी के रेस्पेक्ट में जो पहला पड़ोसी होता है उसका नाम बोल दो, ए अल्फा। जो सेकंड नेबर होता है, जो दूसरा पड़ोसी होता है, उसको बोलो ए बेटा। तीसरा जो पड़ोसी होता है उसको बोलो ए गामा, है ना। तो ये पड़ोसियों के नाम है, आपको इन पड़ोसी को नाम देना है अल्फा, बीटा, गामा। जैसे एक मैं लाइन बनाता हूं लाइमन सीरीज के रेस्पेक्ट में, अल्फा लाइन, है ना। तो अल्फा लाइन का मतलब क्या होगा, अल्फा मतलब ए पहला पड़ोसी, है ना, ए पहला पड़ोसी। तो पहला पड़ोसी लाइमन सीरीज का पहला पड़ोसी कौन है, सेकंड सेल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से आएगा, सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में। इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा लाइन। अल्फा लाइन मतलब फर्स्ट नेबर सेल से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको बोलते हैं अल्फा लाइन, ठीक है।
वैसे ही लाइनमैन सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आएगा और इसकी हमें बनानी बीटा लाइन। तो बीटा किसको बोलते हैं? बीटा बोलते हैं सेकंड पड़ोसी को, है ना, पहले पड़ोसी को ए अल्फा, बीटा बोलते हैं दूसरे पड़ोसी को ए बीटा, है ना। तो देखना इलेक्ट्रॉन जो है लाइनमैन सीरीज के रेस्पेक्ट में दूसरा पड़ोसी देखो आप, तो लाइनमैन सीरीज ये फर्स्ट सेल, इसका दूसरा पड़ोसी कौन सा हो जाएगा? सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड, है ना। तो ये हो गया इसका पहला पड़ोसी और ये हो जाएगा इसका दूसरा पड़ोसी, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड सेल से फर्स्ट सेल में आएगा, इसको अपन बोलेंगे बीटा लाइन, है ना। क्या बोलेंगे? बीटा लाइन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं रैंडमली, जैसे अपन बोलते हैं पास्चन सीरीज। अब पास्चन सीरीज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट से पास्चन सीरीज में आएगा। हमेशा ध्यान रखना, लोअर एनर्जी स्टेट से पास्चन में नहीं आएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है? आपका इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे अपन पास्चन के अल्फा लाइन बनाते हैं ना, तो अल्फा मतलब क्या? पहला पड़ोसी ए अल्फा, पहले पड़ोसी को क्या बोलेंगे? ए अल्फा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा फर्स्ट नेबर से, इसको बोलेंगे अल्फा लाइन। तो अल्फा लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां रहा है? 4 से 3 में, है ना। ये हो गया पहला नेबर। इसी पास्चन का यदि आपको बीटा लाइन बनानी हो तो बीटा मतलब सेकंड पड़ोसी, है ना। तो बीटा अपन बोलते हैं सेकंड पड़ोसी को। तो ये आपका थर्ड पास्चन सीरीज, ये इसका फर्स्ट पड़ोसी और ये इसका सेकंड पड़ोसी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 5वें से आएगा तीसरे में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पास्चन सीरीज की बीटा लाइन। तो पास्चन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में से आ सकता है, लेकिन आना उसको कहां है? थर्ड सेल में। आना उसको थर्ड सेल में, मतलब जो थर्ड सेल में आएगा ये सेल फिक्स है, आना इसको थर्ड सेल में, तो इसको बोलेंगे पास्चन सीरीज। जब फर्स्ट सीरीज में आता है, फर्स्ट सेल में आता है, उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। सेकंड सेल में आता है तो बामर सीरीज बोलते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में आ रहा है किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, इसको अपन क्या बोलेंगे? पास्चन सीरीज। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्रैकेट सीरीज। अब ब्रैकेट सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने हायर एनर्जी स्टेट से आएगा फोर्थ सेल में। तो अब अपन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस ब्रैकेट सीरीज की मुझे बनानी है अल्फा लाइन। तो अल्फा मतलब कौन सा पड़ोसी हुआ? फर्स्ट पड़ोसी। ऐसे बोलो, अल्फा मतलब पहला पड़ोसी अय अल्फा, दूसरे पड़ोसी को क्या बोलेंगे? अय बेटा, और तीसरे पड़ोसी को क्या बोलेंगे? अय गामा, तीसरा पड़ोसी अय गामा, है ना। तो आप अपने 3 पड़ोसियों को, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी लिया था, उस एग्जांपल को मानते हुए, जैसे किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं या फिर आप अपने रूममेट वगैरह, जैसे 2-3 रूममेट हो, तो आपका जो पहला पड़ोसी वो अल्फा हो गया, दूसरा पड़ोसी का नाम दे दो बीटा, आपका दूसरा पड़ोसी आपका बीटा है, तीसरा पड़ोसी आपके रेस्पेक्ट में गामा है। तो इसी ब्रैकेट सीरीज का जो पहला नेबर है वो क्या है? फिफ्थ सेल। तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा लाइन। तो अल्फा लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका आ रहा है 5 से 4 में। वैसे ही यदि ब्रैकेट सीरीज की लास्ट लाइन की बात करें तो लास्ट लाइन हमेशा कहां से आएगी? इनफाइनाइट से। तो लास्ट लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से आएगा? इनफाइनाइट से। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से यदि आपका फोर्थ सेल में आता है तो इसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज की लास्ट लाइन, ठीक है ना। तो ये कुछ टर्म्स जो है वो आपको ध्यान रखना है, इन टर्म्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये बताता हूं ये स्पेक्ट्रल लाइन क्या चीज है। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में आता है ना, तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करता है फोटोन के टर्म में। तो एक स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब होता है एक फोटोन का रिलीज, है ना। तो एक स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो कर रहा है और उससे एक फोटोन निकल रहा है। एक फोटोन निकल रहा है एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन का एक एटम, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे किसी एटम में या किसी सैंपल में 4 स्पेक्ट्रल लाइन है। 4 स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 मार रहा है, मान लो 3 से 1 मार रहा है, इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में जा रहा है ना। कुछ इस तरीके से 4 स्पेक्ट्रल लाइन बनती है। 4 स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रॉन, ये कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा ट्रांजिशन शो कर रहा है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा ट्रांजिशन शो कर रहा है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन चौथा ट्रांजिशन शो कर रहा है। तो बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही एटम होगा ना, तो दूसरा एटम का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा हाइड्रोजन एटम होगा तभी तो उसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब 4 हाइड्रोजन एटम होंगे तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से 4 फोटोन रिलीज होंगे और 4 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं, जैसे क्वेश्चन आते हैं ना कि किसी भी एटम में या किसी भी सैंपल में 28 स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, तो 28 स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब समझो, 28 स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब 28 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, और 28 इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको मिनिमम 28 हाइड्रोजन एटम्स लेने पड़ेंगे। तभी तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है? हाइड्रोजन सैंपल, क्योंकि एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम एक ही ट्रांजिशन लाइन शो करेगा, एक ही स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा। एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक बार ट्रांजिशन शो कर देगा, तो एक फोटोन निकल जाएगा। तो एक फोटोन का मतलब क्या हो गया? एक स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एक हाइड्रोजन एटम जो है वो आपका एक स्पेक्ट्रल लाइन बनाता है, और यदि 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा। 28 स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब 28 हाइड्रोजन एटम है, उससे 28 लाइंस बन रही है, उसमें 28 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो रहा है, उसमें 28 फोटोन जो है वो रिलीज हो रहे हैं, है ना। तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, एक स्पेक्ट्रल लाइन मतलब एक फोटोन।
10 स्पेक्ट्रल लाइन मतलब 10 फोटोन का एमिशन। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ ले जाता है। तो आगे की कड़ी में अब अपन क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो के माध्यम से अपन कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो सीखा है और अब अपन इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर वर्क करना चाहते हैं। तो आओ इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर अपन वर्क करते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम फिफ्थ सेल टू ग्राउंड स्टेट इन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, सैंपल। सैंपल मतलब हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स है, ठीक है, तभी तो इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। तो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर दो कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, एक तो बताना चाहूंगा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट और दूसरा बनाना चाहूंगा डायग्राम कॉन्सेप्ट। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, दोनों चीजें बहुत ईजी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स है ना, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स का जो फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स का जो फॉर्मूला होता है सैंपल में, वो फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या आएगा इसका 2। तो ये फॉर्मूला होता है टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का। तो एक बार फॉर्मूले से क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो n2 की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है फिफ्थ सेल से, या आ रहा है फर्स्ट सेल में, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 और प्लस 1 जो है ये फॉर्मूले का है, डिवाइड बाई 2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका कट जाएगा दो बार और आंसर आएगा 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो टोटल बनेगी 10 स्पेक्ट्रल लाइंस। ये हो गया आपका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, है ना। तो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट से भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा डायग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। डायग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है फिफ्थ सेल से, पांचवें सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका फर्स्ट सेल में। तो कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा ताकि आपको डायग्राम जो कॉन्सेप्ट है वो आपको और ज्यादा ईजी लगे फॉर्मूले से भी, ठीक है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां से हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट सेल में आता है ना, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए कैसा होता है, अल्ट्रा वायलेट। कैसा होता है, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ मैंने आपको बताई थी अभी वीडियो की स्टार्टिंग में, ये वेवलेंथ होती है आपकी 100 से लेके 380 नैनोमीटर। फिर आपकी होती है बामर सीरीज। बामर सीरीज में आपकी बनती है विजिबल, और विजिबल की वेवलेंथ क्या होती है 380 से लेके 800 या 780 नैनोमीटर। और इसके ऊपर जो है हमेशा क्या बनती है, इंफ्रारेड, है ना। यहां पे भी क्या बनेगी, इंफ्रारेड 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 इंफ्रारेड, ऐसे। अब देखना इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो आ रहा है 5 से फर्स्ट सेल में, लेकिन कितने तरीके से वो पॉसिबल ट्रांजिशन शो कर सकता है, तो इसको एक बार आप देखना, ठीक है। तो एक बार मैं इसको नाम लिख देता हूं, ये है लाइमन सीरीज, ये है आपकी बामर सीरीज, ये होती है आपकी पास्चन सीरीज, ये होती है आपकी ब्रैकेट सीरीज, और ये आपकी होती है पी फंड सीरीज, है ना, फुंड। अब आप देखना इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में डायरेक्ट ट्रांजिशन भी शो कर सकता है ऐसे, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस टाइप से भी आ सकता है कि जैसे आपका 4 से 1 में, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आ सकता है 3 से 1 में, और या फिर इलेक्ट्रॉन आ सकता है 2 से 1 में। और या फिर एक और पॉसिबल ट्रांजिशन क्या होगा, इसके बीच में और कितनी टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती है, पॉसिबल सारी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको बनानी होती है, ठीक है। तो एक बार तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर इसका मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो अब देखना, जैसे मैं डिफरेंट पेन से अब आप बनाओ, जैसे 5 से 2 में, फिर आपको ये ऐसे भी बना सकते हैं 4 से 2 में, और ये बन जाएगी 3 से 2 में। तो बामर सीरीज में 3 लाइंस बन सकती है। वैसे ही अपन बनाते हैं पास्चन सीरीज में, ठीक है। तो पास्चन सीरीज में यदि अपन बनाए तो पास्चन सीरीज में जैसे किस टाइप से बन सकती है, एक तो बन जाएगी आपकी 5 से 3 में, और एक आपकी बन जाएगी 4 से 3 में। तो कितनी टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, 2। और वैसे ही अगर अपन बनाए ब्रैकेट सीरीज में, तो ब्रैकेट सीरीज में आपकी बनेगी 5 से ओनली 4, है ना, हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में। तो देखो एक बार, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, थर्ड सेल से आ सकता है, फोर्थ सेल से आ सकता है, फिफ्थ सेल से आ सकता है। वैसे ही थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, फोर्थ सेल से आ सकता है, फिफ्थ सेल से आ सकता है। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो गई, जैसे यूवी में कितनी बन गई 4, बामर में कितनी बन गई 3 स्पेक्ट्रल लाइंस, पास्चन में कितनी बन गई 2, और ब्रैकेट सीरीज में बन गई 1, और फंड सीरीज में बन गई 0। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो गई, 4 और 3 8 7 7 और 2 9 9 और 1 10। तो यहां पर बनेगी 10 स्पेक्ट्रल लाइंस, और फॉर्मूले से भी इतना ही आया था। इसके डायग्राम को अपन थोड़ा फास्ट भी बना सकते हैं ना, डायग्राम को फास्ट कैसे बनाते हैं, ये तो इसका पूरा लॉजिक है। अब फास्ट कैसे बनाते हैं, जैसे 5 4 3 2 1, इसको थोड़ा फास्ट बनाना सिखाता हूं आपको, ठीक है। तो फास्ट कैसे बनाते हैं देखना, जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5 से 1 में ऐसे, या फिर आप इस डायग्राम को ऐसे बना दो 5 से 2 2 से 1, या फिर इसको बना दो 5 से 3 3 से 2 2 से 1। मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक ऊपर सेल में बनाते जा रहे हैं अपन। अब जैसे 5 से पहले आया 1 में, अब पहले अब क्या है 5 से 2 2 से 1, फिर क्या है 5 से 3 3 से 2 2 से 1, फिर क्या है 5 से 4 4 से 3 3 से 2 2 से 1। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, 4 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन होगी 10। एक बार जैसे और फास्ट डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस करते हैं अपन, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक डायग्राम था इसका, एक बार फास्ट डायग्राम कैसे बनाते हैं देखना आप, है ना। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है 7 सेल से, है ना, 7 6 5 4 3 2 1, ये मैंने सेल बने। थोड़ा सा गौर करके देखना मैं क्या कर रहा हूं, गौर करके देखना आप। जैसे इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आ सकता है सीधा, ये आ गया,
या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आएगा 7 से 2 में और फिर क्या आएगा 2 से 1 में। तो यदि आप इलेक्ट्रॉन के जैसे 7 से 2 में मान लिया तो फिर 2 से 1 में जंप करा दो। या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 7 से 3 में आ गया। अब 3 के बाद हर एक सेल में रुकता हुआ ऐसे बनाओ डायग्राम, जैसे 3 में आ गया है ना, पहले 7 से 1, फिर 2, 2 से 1, फिर 7 से 3, फिर 3 से कहाँ आएगा 3 से 2, 2 से 1। मतलब इलेक्ट्रॉन को जैसे आप किसी सेल में रोक लिया एक बार में, जैसे इस बार आप मान लो 7 से 4 में रोक लिया, 4 में रोक लिया, तो अब इसके बाद हर सेल में रोकते हुए लाओ इलेक्ट्रॉन को, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। जैसे ये 7 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। फिर क्या हो जाएगा, जैसे ये 5 में आ गया, अब आ गया 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन थोड़ा इजी रहेगा डायग्राम बनाना, है ना। 1 2 3 4 5 6, ये आएगा 5 4 3 2 1 0, ये स्पेक्ट्रल लाइन बन गई है ना। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने एक बार इलेक्ट्रॉन को सेकंड सेल में रोक दिया तो फिर सेकंड से फर्स्ट में आया। एक बार इलेक्ट्रॉन को 4 सेल से रोक दिया तो 4 सेल के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आया, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। जैसे इलेक्ट्रॉन मानते अपन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन 8 से, ये आ रहा है फर्स्ट सेल में, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आप एक बार इसको समझना, है ना, थोड़ा फास्ट करना सीखना, ताकि आगे वाले आने वाले क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 8 से 1, फिर यदि इलेक्ट्रॉन 8 से 1 में आ गया, अब 1 के बाद किसकी बारी, 2 की बारी, 2 और 2 के बाद क्या आएगा 1। फिर 2 के बाद इलेक्ट्रॉन को रोक लो 3 में, तो ये आएगा 3, 3 से 2, 2 से 1। फिर इलेक्ट्रॉन 3 के बाद 4, 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। मतलब ये जो डायग्राम बनाया ना कॉन्सेप्ट से, ये तो बताया मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, और अब इसको थोड़ा सा फास्ट करने की मैं डायग्राम की लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो बना रहा हूं, ठीक है ना। अब वैसे तो प्रोफेशनली तो अगर अपन वीडियो को यदि देखेंगे या फिर डायग्राम को बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझ तो आ जाएगा और समझ तो ये भी आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसलिए थोड़ा अपन फास्ट करना सीख रहे हैं कि कैसे लाइंस बनती है। तो अब देखो 4 के बाद अब जैसे इलेक्ट्रॉन आया 5, है ना, 7 से 5, अब 5 से इलेक्ट्रॉन हर सेल में ऐसे रोक रोक के लाओ इलेक्ट्रॉन, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, है ना। फिर जैसे 8 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। फिर क्या आएगा 8 से 7, 7 से 6, 5 4 3 2 1, ऐसे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा कैसे लाइन बनाते हैं। जैसे 3 में रोक लिया तो 3 के बाद 3 से 2, 2 से 1। इलेक्ट्रॉन जैसे छठे सेल से आ रहा है, 4 में रोक लिया, 6 से 4, तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। ऐसे जंप करवा करवा के इलेक्ट्रॉन को लाओ तो ट्रांजिशन लाइन बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे इसमें लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, इसमें कितनी है 1 2 3 4, इसमें कितनी है 1 2 3, इसमें कितनी है 1 2, इसमें कितनी है 1 और इसमें कितनी है 0। देखो थोड़ा और इजी बना रहा हूं मैं आपको। देखो आप बताओ, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो कर रहा है वहां पर स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है, 0। इसका मतलब जहां पर स्पेक्ट्रल लाइन की वैल्यू 0 आती है वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात याद रखना, पहली बात तो क्या बताई मैंने, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टार्ट करता है वहां पर स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आनी चाहिए, 0। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आता है वहां पर मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। और तीसरी बात, हर एक सेल में एक एक स्पेक्ट्रल लाइन कम होती जा रही है। देखो 7 7 के बाद 6 6 के बाद 5 5 के बाद 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1 1 के बाद 0। तो अपन ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। जैसे देखो ये आपकी सेल थी, अब जैसे इसमें कितनी बनी, 4 4 से 3 3 से 2 2 से 1 1 से 0। हर एक सेल में एक एक लाइन क्या हो रही है, कम। जैसे मान लो लाइमन सीरीज में बन रही है आपकी 8 स्पेक्ट्रल लाइंस, तो लाइमन सीरीज में 8 है, तो बताओ बामर सीरीज में कितनी हो जाएगी, एक कम कर दो, कितनी बन जाएगी 7। तो फिर पास्चर में कितनी हो जाएगी 6। एक एक स्पेक्ट्रल लाइन कम करते जाओ और आपका जिस सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो कर रहा है उसमें स्पेक्ट्रल लाइन क्या आ जाएगा, 0। चलो फिलहाल अपन इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आएगा आपका कितना, यह आ जाएगा आपका 10। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 10। दूसरा लाइमन सीरीज बोलते हैं फर्स्ट सेल में, और फर्स्ट सेल में स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आपकी 4। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो बामर सीरीज का मतलब सेकंड सेल, और सेकंड सेल में देखो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है 3। और वैसे आप देखो इसका आंसर आएगा 3। अब बताइए पास्चन सीरीज में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन है, 2। तो इसका आंसर आएगा 2। यूवी रीजन, यूवी हमेशा किस में बनता है, यूवी हमेशा बनता है लेमन में। यूवी हमेशा किस में बनता है, लेमन में। बामर में बनता है विजिबल, इसको याद रखना, बामर इनविजिबल, बामर विजिबल, बीवी 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 बीवी, है ना। बामर में क्या बनता है, विजिबल, बामर में बनता है विजिबल। और अल्ट्रावायलेट में क्या बनता है आपका, अल्ट्रावायलेट में बनता है आपका लाइमन सीरीज में, अल्ट्रावायलेट बनेगा आपका लाइमन सीरीज में। लाइमन सीरीज में क्या बनेगा, अल्ट्रावायलेट, है ना, LUV लव, है ना। तो लाइमन में बनेगा अल्ट्रावायलेट। ये मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, है ना, ये मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, है ना। ये सारे ये विजिबल वगैरह जो आती है ना, ये कैसा आती है, वेवलेंथ आती है। इसकी वेवलेंथ निकालेंगे अपन, जैसे 3 से 2 में या 4 से 2 में, किसी भी सेल से आप 2 की रेस्पेक्ट में अगर आप वेवलेंथ निकालोगे तो ये विजिबल रेंज की आएगा। विजिबल रेंज के आने के कारण अपन इसको क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम वगैरह कहां से आया था, वीडियो की स्टार्टिंग बताया था ना, वेवलेंथ की वैल्यू से निकाली जाती है सब। आपको डायरेक्ट याद रखना है अब कि हाइड्रोजन में हमेशा सेकंड सेल में विजिबल बनता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेल में या फिफ्थ सेल के ऊपर हमेशा क्या बनता है, इंफ्रारेड। चलो अब क्वेश्चन सुनना, अल्ट्रावायलेट लव, लाइमन सीरीज को क्या बोलेंगे, अल्ट्रावायलेट, है ना। तो अल्ट्रावायलेट मतलब लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन पूछ रहा है या फिर स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है, तो ये आंसर आएगा 4। विजिबल मतलब बीवी, बामर में विजिबल, तो आपके कितने आंसर आएगा 3।
फिर स्पेक्ट्रल लाइन से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड देखो ये तो आपका क्या हो गया विजिबल, ये आपका क्या हो गया अल्ट्रावायलेट। अब ये इंफ्रारेड और ये इंफ्रारेड, तो कितना आएगा 2 2 और 1 3, 3 और 0 3, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो अब देखो मैं जैसे अभी आपको एक बात बता रहा था ना कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा था। अब देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हीलियम प्लस में बामर सीरीज में कभी भी विजिबल रेंज नहीं आती। तो अभी मैं आपको कह रहा था ना वेवलेंस आता है। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपके लिए टाइप किया ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाए। सुना, तो बामर मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी अपने हायर एनर्जी स्टेट से सेकंड सेल में आएगा इसको बोलेंगे बामर। तो आप N2 की वैल्यू अपने मन से कुछ भी मान लो, जैसे 3 4 5 कुछ भी मान लो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं 3, आप घर पे सोल्व करके देख लेना 4 5 है ना, तो आपको और ज्यादा अच्छे से ट्रस्ट हो जाएगा। तो अब अपन निकालते हैं वेवलेंथ है ना, हीलियम प्लस के बामर के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ निकालते हैं। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा R और Z क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। हीलियम के लिए Z होता है 2 1/N1। बामर सीरीज के लिए 2 का क्या जाएगा स्क्वायर, N1 की वैल्यू 2 और N2 अपन ने क्या माना, जैसे मैंने माना थर्ड सेल, इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से आ रहा है तो ये आएगा 3 का स्क्वायर। तो 1/λ देखो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर अपन ने बामर को विजिबल क्यों बोला था हाइड्रोजन में, अल्ट्रावायलेट क्यों बोला था लाइमन में, है ना। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझना ये कैसे आता है। ये हर एक चीज के अपन बाल का खाल निकाल रहे हैं कि हर चीज को लिखने का क्या रीजन होता है। ठीक है ना, तो ये आएगा R और ये कितना आएगा इंटू 4, तो ये आपका आएगा 1/4 माइनस ये आएगा आपका 1/9। ठीक है, तो 1/λ इक्वल टू क्या आएगा आपका 4R 1/4 माइनस 1/9 का एलसीएम लेंगे तो 36 और ऊपर आएगा 9 माइनस 4 इट विल बी 5। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आएगा 9। तो लेमड़ा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, लेमड़ा की वैल्यू आएगी 9/5R। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लेमड़ा की वैल्यू क्या आएगी 9/5 इट विल बी और 1.8 डिवाइड बाई R। अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा, देखो 1.8/R की वैल्यू मैंने आपको कहा था 10 की पावर 7 रखना है ना, तो 10 की पावर 7 को ऊपर लेके जाऊंगा क्या आएगा 10 की पावर -7 आएगा, है ना। ये आगे आपका यूनिट आएगी मीटर, मीटर इनवर्स होता है ना, तो ये आएगा मीटर। या फिर मैं इसको क्या लिख दूंगा 180 इंटू लिख दूंगा 10 की पावर -9 और ये आपका आ जाएगा मीटर। अब आप ढंग से देखो 10 की पावर -9 को मैं लिख रहा हूं नैनोमीटर। आप एक बार याद करो मैंने क्या बताया था, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और एक बताया था इंफ्रारेड। तो बताओ मैंने विजिबल की क्या स्पेक्ट्रल लाइंस की वो बताई थी सीरीज, ये आपको मैंने वेवलेंथ की क्या रेंज बताई थी 380 से 780, याद है क्या। अब आप खुद बताओ क्या वेवलेंथ की वैल्यू 380 से 780 के बीच में आ रही है क्या बामर सीरीज में, नहीं। इसका मतलब ये विजिबल नहीं है, इसका मतलब बामर सीरीज जो है वो विजिबल सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, हीलियम में नहीं। देखो आप हाइड्रोजन की वैल्यू यहां पर 1 का स्क्वायर रख के देखोगे तो आपकी वेवलेंथ की रेंज इस रेंज में आ जाएगी, इसलिए अपन बामर को विजिबल बोलते हैं हाइड्रोजन में। लेकिन हीलियम प्लस में देखो ये नहीं आ रही है, ये आपका आ रहा है 100 से लेकर 380 के बीच में, इसका मतलब ये आपका अल्ट्रावायलेट होता है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आपके और मेरे बीच में रखना इस बात को कि हीलियम प्लस का जो विजिबल स्पेक्ट्रम जो बनता है, पहली बात तो मैं बता देता हूं विजिबल का मतलब क्या, इसकी वेवलेंथ की जो रेंज आएगी ना बेटा वो आएगी 380 से 780। तो ये हमेशा बनता है पाश्चन सीरीज में, किसमें, पाश्चन सीरीज में। देखो मैंने तो इसके ऊपर वर्क किया है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप इसको समझोगे। आप चाहो तो एक बार पाश्चन सीरीज में भी ये कॉन्सेप्ट लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा, आपकी रेंज आ जाएगी ये विजिबल वाली। तो ये एक जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है मैंने हाइड कर दिए ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो विजिबल आपका बनेगा पाश्चन में, लेकिन ये बात किसकी हो रही है, हीलियम प्लस की। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रॉन इज जम्प्ड फ्रॉम एन सेल टू बामर सीरीज। देखो अभी जो मैंने आपको एक डायग्राम बनाना सिखाया था ना क्वेश्चन में कैसे फास्ट करना है, तो मुझे एक बात बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां आ रहा है, एन सेल से बामर सीरीज, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका बामर सीरीज मतलब सेकंड सेल से। सेकंड सेल में कहां से आ रहा है इसको भी नहीं पता क्वेश्चन वाले को, आ रहा है ये एन सेल से, है ना। अब ये एन सेल, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, कुछ भी हो सकती है एन की वैल्यू, और हमें इस एन की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये आपके सामने सेल की वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, इसके ऊपर थर्ड सेल, इसके आगे क्या है फोर्थ सेल, इसके आगे क्या है फिफ्थ सेल, इसके आगे क्या है सिक्स्थ सेल, मुझे नहीं पता ये कितना क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है मुझे नहीं पता, उम्मीद करता हूं आपको भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, सुनना, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको एक बात कही थी, शायद वो आपको थोड़ा कम समझ आई हो, लेकिन अब क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सुनना, मैंने आपको क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एन सेल से आ रहा है सेकंड सेल में। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जिस सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टार्ट करता है ना, जिस सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टार्ट करता है ना, आप बताओ उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मैंने बताई थी, 0। मैंने 2 बातें कही थी, जिस सेल से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है उसमें आपका स्पेक्ट्रल लाइन की नंबर आएगा 0।
और फिर हर एक सेल में जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन बढ़ता जाएगा, 1 2 3 ऐसे। तो मैं कह रहा हूं आप अपने मन से 0 1 2 3 ऐसे हर एक सेल में एक एक स्पेक्ट्रल लाइन बढ़ाते जाओ और तब तक इसको ऐड करते रहो जब तक आपका टोटल स्पेक्ट्रल लाइन 28 ना आ जाए। करेक्ट? जैसे 0 0 के आगे 1, 1 के आगे ऐड करो 2, 2 के आगे ऐड 3, है ना। हर एक सेल में स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और अपन लोअर से हायर में जा रहे हैं। तो जैसे सेल से स्टार्ट हो रहा है ट्रांजिशन, उसमें 0 है तो आगे वाले सेल में जा जाएगी, इसके आगे वाले सेल में और ज्यादा। तो मैंने कहा था जिस सेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है उस सेल में मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन आती है। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये काउंट करते जाओ, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7, ये आपका आ गया 28 स्पेक्ट्रल लाइन। क्वेश्चन में यही बोला था 28 स्पेक्ट्रल लाइन। तो 28 स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब आपको ये कॉम्बिनेशन में ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आपका जैसा आप इसको ऐड करते जाओ तब तक ऐड करते जाओ जब तक टोटल स्पेक्ट्रल लाइन जो क्वेश्चन में गिवन उसके इक्वल ना आ जाए। तो मैं क्या देखता हूं, ये यहां पर इस 7 कॉम्बिनेशन तक आपका 28 का सम आ गया है। तो आप बताओ ये जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन है ये इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में आके रुक गया? सेकंड सेल में। इसका मतलब ये आपका सेकंड सेल है। तो आप बताओ अगर सेकंड सेल में 7 है तो फिर बताओ इसके ऊपर कौन सा सेल आता है? थर्ड सेल। मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं, इसके ऊपर क्या आएगा? थर्ड सेल। थर्ड सेल में कितनी आएगी? 6। फोर्थ सेल में कितनी आएगी? आपकी 5 स्पेक्ट्रल लाइन। फिफ्थ सेल में कितनी आएगी? 4 स्पेक्ट्रल लाइन। सिक्स्थ सेल में 1 स्पेक्ट्रल लाइन और कम कर दो। 7 सेल में क्या आएगी आपकी? 7 सेल में आएगी 1 स्पेक्ट्रल लाइन और कम। 8 सेल में ये आपकी आएगी बेटा 1 और इसका मतलब n की वैल्यू आ गई आपकी 9। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 9th सेल से ट्रांजिशन शो कर रहा है, 9 सेल से सेकंड सेल में आ रहा है, तब जाके इसका 28 स्पेक्ट्रल लाइन आएगी। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। फॉर्मूले से कैसे करोगे कि n माइनस, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है बामर सीरीज में और ये क्या होगा? n माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना जाएगा आपका 2 और इक्वल टू क्या आएगा? 28। तो आप चाहो तो यहां से भी n कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई? 9, है ना। फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन विजिबल। विजिबल मतलब बामर, वी है ना, ट्रिक बताई थी बीवी। बामर में हमेशा क्या बनता है? विजिबल, बीवी। तो बामर में देखो ये रहा बामर विजिबल, यहां पर कितनी लाइन है? विजिबल लाइन है आपकी 7। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 7। यूवी, यूवी अभी मैंने क्या बताया था? लाइमन में बनता है, LUV, है ना। तो ध्यान रखना लाइमन में यूवी स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सेकंड सेल में रुक गया ना, लाइमन तक तो इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं। तो कई बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पर 8 आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन आपको पता है 28 स्पेक्ट्रल लाइन बनी। यदि आप 8 और ऐड कर दोगे तो फिर 28 और 8 तो 36 हो जाएगा ना। जबकि क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल n सेल से बामर सेल पे आके रुक गया है, तो लाइमन तक तो इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं है, इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा यूवी के अंदर, लाइमन के अंदर रहेगा 0। ठीक है, चलो लाइमन में इलेक्ट्रॉन पहुंचा नहीं, बामर में विजिबल होता है। इसके बाद सारे के सारे क्या होते हैं? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड मतलब ये इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड। सबको काउंट करो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और ये आएगा 21। तो इसका आंसर आएगा 21 इंफ्रारेड। ठीक है, पास्चन सीरीज, ये आपका नंबर ऑफ सेल, ये आपका पास्चन सीरीज नहीं, ये आपके फुंडे, सॉरी, ये आपका पास्चन सीरीज है। और पास्चन सीरीज के अंदर आपकी स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आएगी? 6। तो पास्चन सीरीज के अंदर आपकी स्पेक्ट्रल लाइन आएगी आपकी 6। ठीक है, जैसे ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। और एक बार मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट को फास्ट रिवाइज करवाता हूं कि कैसे डायग्राम से क्वेश्चन करते हैं। कई बच्चों की मन में एक लालसा जाग रही होगी कि क्यों ना ये कॉन्सेप्ट एक बार वापस बता दे सर, है ना। तो एक बार मैं फिर से बताता हूं, सुनना। एक रैंडमली क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन nth सेल से आ रहा है लाइमन सीरीज में, इस बार लाइमन सीरीज में आ रहा है। ठीक है, और टोटल आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है 45। ये टोटल स्पेक्ट्रल लाइन है ना। कभी कभार टोटल स्पेक्ट्रल लाइन को ऐसे भी बोल देता है, यूवी प्लस विजिबल प्लस इंफ्रारेड, सारी लाइंस। अब ये सारी तो टोटली हो गई ना, 3 ही तो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, यूवी रीजन, विजिबल रीजन और इंफ्रारेड रीजन। इसके अलावा तो कोई रीजन होता ही नहीं। तो देखना 45 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको टोटल मिल रही है। तो एन की वैल्यू आपको बतानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है। तो सुनो क्या बताया था मैंने कि जिस सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन चालू करता है उसमें 0 स्पेक्ट्रल लाइन बना दो, और n से इलेक्ट्रॉन आ रहा है फर्स्ट सेल में। तो आपको एक बात बता दूं, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन यहां पर 0 है, तो यहां पर क्या आएगी? मैक्सिमम। कितनी आएगी मेरे को नहीं पता, आप 0 से ऐड करते जाओ तब तक जब तक आपका टोटल 45 ना आ जाए। ठीक है, चलो ऐड करते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐड करते जाओ मनी मन में। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। ये आपका आ गया इस कॉम्बिनेशन पे 45 आपको मिल गया है। मतलब जिस सेल से स्टार्ट हुआ है वो तो होगी n की वैल्यू, और जो आपका लास्ट नंबर आया है वो आपका वो सेल हो जाएगा जहां पर क्वेश्चन वाला कह रहा है। तो इस क्वेश्चन अभी मैंने क्या माना था? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आके रुका है, इसका मतलब ये फर्स्ट सेल में बनेगी 9 स्पेक्ट्रल लाइन, इसका मतलब सेकंड में बनेगी 8, थर्ड में बनेगी 7। इस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है। एक बार फिर से बताता हूं, इलेक्ट्रॉन जिस सेल से ट्रांजिशन चालू करता है उस सेल में आपको ऑलवेज 0 स्पेक्ट्रल लाइन लेना है।
तो जीरो के आगे हर सेल में एक एक स्पेक्ट्रल लाइन बढ़ाते जाओ, 0 1 2 3, तब तक आप ऐड करते जाओ जब तक आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन जो स्पेक्ट्रल लाइन वहां तक आपका आंसर ना पहुंच जाए। तो इस 45 के अकॉर्डिंग अपना कॉम्बिनेशन पहुंचा 9 तक, 9 तक ऐड किया, 45 आ गया। तो ये 9 स्पेक्ट्रल लाइन आपकी कहां मिल रही है? फर्स्ट सेल में। इसका मतलब आगे से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो जिस सेल में 0 आ जाए आपको वो लेना है n, वहां से ट्रांजिशन स्टार्ट होगा। जहां पर 0 आ जाए वहां से आपका ट्रांजिशन स्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन सेल टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रॉन आपका एन सेल से पहुंच रहा है ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट सेल में। तो एक बात बताओ, फिर से बताओ, जिस सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करेगा वहां पर कितनी स्पेक्ट्रल लाइन होगी? 0। अब आगे फर्स्ट सेल के आगे क्या आएगी? सेकंड सेल, सेकंड के आगे थर्ड सेल, थर्ड सेल के आगे फोर्थ सेल, ये सारी क्या है? सेल्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन बामर सीरीज। बामर सीरीज किसको बोलते हैं? इसमें, और इसमें आपकी बनी है 4 स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अभी मैंने क्या बताया था, स्पेक्ट्रल लाइन हर सेल में एक कम होती जाएगी। तो बताओ इसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी? 3। इसमें कितनी बनेगी आपकी? 2। इसमें कितनी बनेगी? 1। और आगे क्या बनेगी? 0। इसका मतलब ये है आपकी 5th सेल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका 6th सेल से। इलेक्ट्रॉन का आ रहा है आपका 6th सेल से। तो बताओ ये जीरो स्पेक्ट्रल लाइन, ये 1, ये है ना 5th सेल में क्या आ गई? 1, 4th सेल में क्या आ गई? 2, थर्ड सेल में आ गई 3, सेकंड सेल बामर सीरीज में आ गई 4। तो बताओ लाइमन सीरीज में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी? क्योंकि क्वेश्चन तो कह रहा है ना कि ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसमें बनेगी 5। इस प्रकार से करना ये क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड सीरीज में 4 स्पेक्ट्रल लाइन बना दी, तो हर सेल में एक एक स्पेक्ट्रल लाइन कम करते जाओ, तो आपका आंसर आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या आ गई? एन की वैल्यू अपने पास आ गई 6। ठीक है, चलो अब स्पेक्ट्रल लाइन, भाई एक हाइड्रोजन एटम हमेशा एक स्पेक्ट्रल लाइन बनाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1। बताया था ना आपको, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन से एक स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, एक फोटोन रिलीज होगा। तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन इन यूवी, यूवी हमेशा किस में बनता है? लाइमन में, है ना, लव, याद रखना आपको। तो लाइमन में आपकी कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं बेटा? इसका आंसर आएगा 5। ठीक, स्पेक्ट्रल लाइंस इन इंफ्रारेड, ये तो आपका विजिबल हो जाएगा बीवी, बीवी है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड, 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 इंफ्रारेड। ठीक है, चलो ऐड कर लो फटाफट। 3 और 2 5 और 1 6 और 0 6। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 6। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस फोटोन्स बाय सैंपल, इस सैंपल में टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिलेगी आपको? ऐड कर लेते हैं। 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 14 और 1 15। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आपका आएगा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15। 5th क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 15 स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो टोटल बनेगी। तो क्वेश्चन आपको बड़ी गहराई से और अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ गामा लाइन, है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, अल्फा मतलब पहला पड़ोसी, अल्फा मतलब पहला पड़ोसी, बीटा मतलब दूसरा पड़ोसी, गामा मतलब तीसरा पड़ोसी, डेल्टा मतलब चौथा पड़ोसी, है ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये आपको ध्यान रखना। पहला पड़ोसी को क्या बोलेंगे? ए अल्फा, दूसरे पड़ोसी को ए बीटा, है ना। तो देखना ये आपका लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज का ये क्या हो जाएगा? पहला पड़ोसी, फिर ये आपका दूसरा पड़ोसी, फिर आपका तीसरा पड़ोसी, फिर आपका चौथा पड़ोसी। तो आप बताओ गामा लाइन का मतलब क्या होता है? गामा लाइन का मतलब हो जाएगा तीसरा पड़ोसी। तो ये आपका लाइमन सीरीज है, इसका पहला पड़ोसी ये, दूसरा पड़ोसी वो, और तीसरा पड़ोसी कौन है? 4th सेल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका आ रहा है 4 से 1 में। तो इस टाइप से ये लाइन नाम से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, चलो तो यहां पर आपका लाइमन सीरीज में आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा? 4 से 1 में, है ना। इसकी वेवलेंथ का अपने को रेशियो बताना है। तो अब देखना, एक तो वेवलेंथ आपको 4 से 1 के लिए निकालना है, और दूसरा अब आपको बताना बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा सेकंड सेल में। कहां से आएगा चेक करते हैं। तो इसका पहला पड़ोसी कौन है? तीसरा सेल। इसका दूसरा पड़ोसी चौथा सेल, पांचवा पड़ोसी छठा पड़ोसी, ऐसे कई सारे पड़ोसी होंगे। तो बीटा का मतलब क्या हो जाएगा? बीटा मतलब हो जाएगा इसका सेकंड नेबर, दूसरा पड़ोसी। तो दूसरा पड़ोसी कौन हो गया? ये पहला पड़ोसी और ये दूसरा पड़ोसी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा आपका 4 से 2 में, है ना। इलेक्ट्रॉन आपका 4 से 2 में आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो अब आगे देखो, इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आ रहा है, तो आपका यहां पर आ जाएगा 4 से 2। तो इसके वेवलेंथ का अपन रेशियो निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज का कौन सा लाइन? ये हो जाएगी आपका गामा लाइन, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन लेमडा, और ये कौन सा? बामर सीरीज, और बामर सीरीज की क्या हो जाएगी? बीटा लाइन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे मैंने 1 अपॉन n1 और n2 पहले क्लियर कर लिया। तो ये आपका लाइमन का गामा, ये आपका 4 से 1 है ना, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। वैसे ही नीचे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 4 और 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा? 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा लेमडा बीटा डिवाइड बाई लेमडा ऑफ गामा फॉर लाइमन सीरीज, और ये क्या आ जाएगा आपका? बामर सीरीज। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। आर से आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 16, और नीचे क्या आएगा? 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16।
कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16, 16 माइनस 1 ऊपर आएगा 15, नीचे एलसीएम लेंगे 16 और ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 1 3 है ना, तो कितना आ जाएगा 15/16 इंटू क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 16 डिवाइड बाई 3, 16 से 16 कट हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा 5:1। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 5:1। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन ये जेईई में पूछा हुआ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से समझना। मास रेशियो फोटोन, मास रेशियो ऑफ फोटोन है ना। अब कई बच्चों का दिक्कत होती है कि उनको समझ नहीं आता फोटोन, सर फोटोन का मास, स्टैटिक फोटोन, जब फोटोन रुका हुआ होता है तो फोटोन का मास कितना लेते हैं अपन, 0। लेकिन जब स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, जब फोटोन मूवेबल स्टेट में होता है तो फोटोन का मास जो है वो 0 नहीं होता। यही क्वेश्चन पूछा, फोटोन का मास 0 नहीं होता है तो कितना आएगा, उसका रेशियो क्या आएगा। तो आप सारे बच्चों को क्लियर कर देता हूं कि फोटोन का जब भी आपको मास पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, लैम्बडा बराबर h/mv, और mv की जगह अपन क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट c। हमेशा आपको इस पॉइंट को नोट कर लेना है, फोटोन की मास का निकालने का ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है ना। ये फॉर्मूला लैम्बडा बराबर h/p जो कि बताया था डी ब्रॉगली ने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोन के लिए लगेगा ये फॉर्मूला, फोटोन के लिए आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आगे देखना, आपको क्या बोला, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन है ना एंड बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर एंड लाइमन दोनों के लिए आपको बताना है मास का रेशियो। एक काम करते हैं, पहले वेवलेंथ का रेशियो निकाल देते हैं ना। तो 1/लैम्बडा, और ये क्या हो जाएगा आपका लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, और वैसे क्या हो जाएगा 1/लैम्बडा और बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब समझ गए होंगे, पहला पड़ोसी। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं r1 का स्क्वायर, ये भी क्या आएगा आपका r1 का स्क्वायर, 1/ ये लाइमन की बात कर रहा है तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, ये बामर की बात कर रहा है तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब पहला पड़ोसी बताओ, फर्स्ट सेल का पहला पड़ोसी कौन आएगा, सेकंड सेल, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर। वैसे ही आप बताओ बामर सीरीज का पहला पड़ोसी कौन है, ऊपर से देखना है, हायर एनर्जेटिक, तो ऊपर से पहला पड़ोसी कौन आएगा, ऊपर से पहला पड़ोसी आएगा थर्ड सेल। तो जैसे ये बामर है ना, बामर का पहला पड़ोसी कौन होता है, थर्ड सेल, सेकंड पड़ोसी कौन है, फोर्थ सेल, ऐसे, ठीक है। अब देखना ये r से r कट जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 1 - 1/4, और ये कितना जाएगा 1/4 - 1/9, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे कितना जाएगा आपका 4, ऊपर आएगा 4 - 1 3, और नीचे क्या आएगा 9 × 4 36, और ऊपर आएगा 9 - 4, ये आएगा 5। कैलकुलेट कर देता हूँ, लैम्बडा और ये आपका बामर डिवाइड बाई लैम्बडा लाइमन, ये आ जाएगा आपका 3/4 इंटू कितना जाएगा आपका 36 डिवाइड बाई 5, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 927 डिवाइड बाई 5। तो ये आपका आ गया लैम्बडा का रेशियो है ना, लैम्बडा का रेशियो आया आपका। अब क्या पूछा है, मास रेशियो फोटोन ऑफ लाइमन। तो एक काम करता हूं मैं, लैम्बडा लाइमन अपॉन लैम्बडा बामर लिखना चाहूंगा तो ये आ जाएगा 5/27, ठीक है। तो यहां से आपको मास का रेशियो पूछा है, तो मास ऑफ लाइमन डिवाइड बाई मास ऑफ बामर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/λc, तो c और ये कहता जाएगा आपका लैम्बडा है ना। वैसे ही आपका क्या हो जाएगा h/ और ये क्या हो जाएगा लैम्बडा, और ये क्या आएगा c। कैलकुलेट करूंगा तो h से h कट जाएगा और c से c कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा लैम्बडा b/λ_l। लैम्बडा b/λ_l की वैल्यू अपने पास में आई थी 27/5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मास का रेशियो। तो 27/5 अर्थात इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेवलेंथ की क्वेश्चंस दुनिया जानती कैसे करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को कुछ नया लाने की कोशिश की है, मास ऑफ फोटोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है hν, ठीक है। लेकिन आपको एक फोटोन का फॉर्मूला बताया, तो ये कह रहा है 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ फोटोन से, है ना। तो अब n फोटोन की एनर्जी क्या आएगी, 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होता है 6 × 10⁻23 है ना, ये 1 मोल में नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। h की वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10⁻−34, और फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 5 × 10⁻14। इसको यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 6 × 5 = 30, और ये आएगा आपका 6.6 इंटू क्या आएगा 10⁻−34, और ये आ जाएगा 14 और 23, ये आ जाएगा आपका 37, ठीक है। तो E बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 66 × 3, और साथ में क्या आ जाएगा 10 की पावर, ये आएगा 3। आंसर रहेगा जूल में, क्योंकि h की जो यूनिट होती है वो जूल सेकंड में होती है, तो आपको जूल में ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो E बराबर क्या आएगा 6 × 3 = 18, ये आएगा आपका 198, और आंसर रहेगा किलो जूल। 198 का मतलब इसका आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन। लमसम ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये। चलो अब इसी कड़ी में एक लास्ट क्वेश्चन और है इस कॉन्सेप्ट का, तो इसको देखना। नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड्स, ठीक है, ये इसकी जनरल इंफॉर्मेशन है। इट इमिट्स रेडियोएक्टिव एनर्जी, है ना। रेडियोएक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, ये रेडिएशन रिलीज कर रहा है, और ये 616 नैनोमीटर का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये विजिबल वेवलेंथ है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, विजिबल वेवलेंथ कितनी होती है 380 से लेके 780 नैनोमीटर, है ना। तो ये विजिबल वेवलेंथ है। विजिबल वेवलेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस बतानी है आपको रेडिएशन की। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी अपॉन चाल, है ना, हिंदी में बोले तो अब आपको समय मतलब टाइम दिया है 30 सेकेंड, टाइम आपको दिया है 30 सेकेंड, ठीक है, और डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, और स्पीड जो होती है वो आपकी होती है, ध्यान रखना है कि फोटोन्स की जो स्पीड होती है या फिर ये रेडिएशन की जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो होती है 3 × 10⁸ ना मीटर पर सेकेंड। तो जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो आएगी 90 × 10⁸ मीटर, या फिर आप इसको ये लिख सकते हो कि 9 × 10⁹ मीटर। इतनी डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में आपको एक बार वापस चीजों को रिवाइज कर लेना है। एक तो एक फोटोन जो है वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज करता है, एक। फिर वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्या ध्यान रखना है, RZ² 1/N1² - 1/N2²। ये फॉर्मूला किसका है, फोटोन का, लेकिन N1 और N2 किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे अभी। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी पूछे तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर आपका ये क्या होता है, C/λ। तो ध्यान रखना न्यू बराबर C × 1/λ। तो यहां से 1/λ मिल जाएगा। तो फोटोन की अपन क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड के उल्टा। टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड का रिलेशन होता है n³/z², है ना। तो यहां पर क्या जाएगा आपका n³ ये क्या हो जाएगा, z²। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का है, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। ये इलेक्ट्रॉन की फोटोन का आपस में क्या कर लेना है, कॉन्सेप्ट को सेपरेट कर लेना है। इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, फोटोन पूछे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। इन दोनों कॉन्सेप्ट का आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके बाद आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इमिशन स्पेक्ट्रम मानना है। अल्फा लाइन मतलब पहला पड़ोसी, बीटा लाइन मतलब दूसरा पड़ोसी, गामा लाइन मतलब तीसरा पड़ोसी, या आपका लाइमन सीरीज मतलब फर्स्ट सेल, गामा सीरीज मतलब सेकंड सेल। इलेक्ट्रॉन को आपको ऊपर से नीचे आता हुआ मानना है। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जहां से ट्रांजिशन चालू करता है वहां पर स्पेक्ट्रल लाइन ऑलवेज कितनी होगी, 0, और जिस सेल में आता है वहां पर आपकी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, ठीक है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने, हर क्वेश्चन को एक बार वापस आपको ट्राई कर लेना है, इन क्वेश्चंस को वापस अच्छे से समझ लेना है। तो इन वीडियो को आप देखते रहो और सपोर्ट बनाते रहो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।